हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 10। शौर्य आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो ही रहा था, तभी एक मेड दौड़ते हुए वहां पर आता है और आते ही बोल पड़ता है, सर नीचे आपके दादा दादी पुलिस को लेकर आए हैं और साथ ही उनकी बहू भी है। जैसे ही शौर्य इस बात को सुनता है, एक पल के लिए तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो उसी हैरानी के साथ ही उस मैट को देखता है। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान आ जाती है और वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है। जानवी खड़ी बस सोच रही थी, दादा दादी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसे पता नहीं था शान अब मर चुका है। जानवी भी शौर्य के पीछे ही उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे हॉल में, यही है इंस्पेक्टर साहब जिसने हमारे पोते की जान ली है। गिरफ्तार कर लो इस इंसान को जिसने हमारे घर का चिराग ही खत्म कर दिया, हमसे हमारे पोते को छीन लिया, उसकी जान ले ली। गिरफ्तार कर लीजिए इसे, ये एक बहुत ही खतरनाक चालबाज इंसान है। इसके जैसे इंसान का यूं इस तरह बाहर घूमना ठीक नहीं है, इसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लीजिए। दादाजी बेहद ही गुस्से और नफरत के साथ ही शौर्य को घुरकर बोले, हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने ही मेरे बेटे का खून किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इस इंसान को। इसका ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। क्या पता अभी हमारे बेटे को मारा है, कल को हमें मार दे। सुनीता भी शौर्य को नफरत के साथ ही देखकर बोली। शौर्य उन सभी की बातों को चुपचाप सुन रहा था, साथ ही वह सभी को बिना किसी भाव के देख रहा था। शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे मालूम किया जाए कि शौर्य के दिमाग में चल क्या रहा है। जानवी जैसे ही उन सभी की बातों को सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो उसी हैरानी के साथ ही शौर्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और दादाजी को देखकर बोली, माफ करिएगा दादाजी, मगर आप यहाँ पर गलत हैं। शौर्य जी ने किसी की जान नहीं ली है और ना ही वो ऐसा कोई काम कर सकते हैं। सारी गलती आपके पोते की है और इल्जाम आप हमारे पति पर लगा रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने पति पर कोई भी इल्जाम नहीं। रही बात आपको लगने की कि अगर शौर्य जी ने आपके पोते को मारा है, तो सबूत दीजिए। है कोई सबूत आपके पास जिससे साबित हो सके शौर्य जी गुनहगार हैं? बोलिए दादाजी, कोई सबूत है आपके पास? जानवी दादाजी को देखकर बोली। जानवी की बात सुनकर दादाजी और सुनीता दोनों ही खामोश हो जाते हैं। उनके पास सच में कोई भी सबूत नहीं था जिससे साबित किया जा सके कि शौर्य ने ही शान का खून किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब चुप है, मतलब इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और ये बिना किसी सबूत के हमारे पति पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। जानवी इंस्पेक्टर को देखकर बोली, मिस्टर मेहता, अगर आपके पास सबूत है तो बताइए, वरना इस तरह से हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। इंस्पेक्टर थोड़ा चिढ़कर बोला, हाँ हमारे पास सबूत नहीं है, मगर मुझे पता है मेरे बेटे को इस लड़के ने ही मारा है। ये बहुत समय से मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ा हुआ था और इसने उसे मार दिया। सुनीता रोते हुए बोली। नीचे हो रहे शोर से ऊपर कमरे में सो रहे रिया और रिहान दोनों की भी नींद खुल जाती है और वह दोनों जल्दी से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही उन दोनों की नजर नीचे खड़े लोगों पर पड़ती है, ठीक वैसे ही वह जल्दी से नीचे आ जाते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं और मैं आपकी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती हूँ। सारी गलती आपके बेटे की है। उसने ही मुझे किडनैप किया और मेरे साथ जबरदस्ती करने का सोचा, मुझ पर अपनी गंदे नजरें डाली और शौर्य जी को मारने की कोशिश की। यहाँ पर कोई गलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा है, हमारे शौर्य जी नहीं। जानवी हल्की ऊंची आवाज में बोली, देखिए अगर सबूत नहीं है तो आप इस तरह से यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। और रही बात आपके बेटे की मौत की, तो पुलिस उसकी जांच कर रही है। बहुत ही जल्द हम कातिल को ढूंढ निकालेंगे, इंस्पेक्टर ने सुनीता से कहा और वह वहां से चला जाता है। मगर जाने से पहले
वह शौर्य से माफी भी मांगता है। शौर्य बस खामोश सा खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि जब से वो वहां पर आया था तब से बस खामोश सा खड़ा था। तूने ये ठीक नहीं किया शौर्य। एक लड़की के लिए तूने अपने भाई की जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तूने इस लड़की के लिए हमसे रिश्ता तोड़ा, जिसकी कोई पहचान नहीं, पता नहीं कहां से आ गई उठकर। क्या जात धर्म कुल है इसका, कुछ भी पता नहीं है। तू इस लड़की को उठाकर ले आया अपनी जिंदगी में, और इस जैसी लड़की के लिए तुमने अपने भाई की जान लेकर सही नहीं किया। दादी माँ गुस्से और नफरत के साथ जानवी को घूर कर बोली, मुझसे बात कीजिए, और ये कोई लड़की नहीं, इसका नाम मिसेस जानवी शौर्य गोयल है, समझिए आप। और इस जिस लड़की को आप उल्टा सीधा बोल रही हैं, भूलिए मत, ये बीबी है मेरी। और रही बात गलत करने की, तो गलत करने में आप लोग माहिर हैं। आप लोगों ने पहले मेरे मॉम डैड का खून किया, उन्हें मार दिया, और इतना करके भी आप सबको चैन नहीं मिला, तो आ गए मेरी खुशनुमा जिंदगी को खराब करने। मैं आप दोनों की उम्र का लिहाज करके शांत बैठा हूँ, वरना सबूत तो मेरे पास भी है अपनी मॉम डैड की मौत के, जो सब आपके खिलाफ है। अगर आप सब बची हुई जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से। शौर्य बेहद ही गुस्से में चिल्लाया। तूने ये सही नहीं किया शौर्य। तूने मेरे बेटे को छीनकर एक माँ का दिल दुखाया है। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। जिस तरह से तूने मेरी कोख उजाड़ी है, ठीक वैसे ही तुझसे तेरी भी औलाद दूर हो जाएगी। तू कभी भी खुश नहीं रहेगा शौर्य, तू कभी भी खुश नहीं रहेगा। तू बस रोते और तड़पते हुए ही रहेगा। सुनीता रोते हुए ही चिल्लाई, मगर जैसे ही जानवी उसकी इस बात को सुनती है तो वो धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर बैठ जाती है। जैसे ही जानवी के कानों में सुनीता के बोले गए शब्द जाते हैं, ठीक वैसे ही वो धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। जानवी के दिल को ये बात तीर की तरह चुभी थी। सुनीता ने उसके पति को इस तरह से बद्दुआ दी। जानवी को ये सच में बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से वो रोने लगती है। जान, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? शौर्य जल्दी से जानवी के पास आकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, ये तो बस शुरुआत है शौर्य, आगे आगे देखना किस तरह तुम और तुम्हारी ये पत्नी खून के आंसू रोती है। मैं दोनों को ही बद्दुआ देती हूँ। तुम दोनों के जीवन में वो खुशी कभी नहीं आएगी जिसे तुमने मुझसे छीन लिया है। जिस तरह से मैं रो रही हूँ अपने बेटे के लिए, ठीक वैसे ही तुम दोनों भी रोओगे और तड़पोगे। सुनीता जोरों से चिल्लाकर बोली। सुनीता की बात सुनते ही जानवी अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लेती है और रोते हुए ही बेहोश हो जाती है। जिसे ऐसे बेहोश देखकर शौर्य और उसके साथ रिया रेहान दोनों भी डर जाते हैं। जान, जान क्या हुआ जान? ये बोलते ही शौर्य जल्दी से जानवी को अपनी गोद में उठाकर ऊपर कमरे में ले जाता है। हो गया आपका, मिल गई खुशी आप लोगों को। इस तरह से जानवी को दुखी देखकर, उसका दिल दुखाकर अब जाइए यहाँ से और वापस कभी भी लौट कर मत आना। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके बेटे को शौर्य ने नहीं बल्कि उसके किए गुनाहों ने ही मारा है। तो किसी पर भी बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। रिया सामने खड़े लोगों को देखकर गुस्से में बोली। रिया की बात सुनकर और अपनी बेइज्जती होती देखकर सामने खड़े दादा दादी और सुनीता बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है शिक्षा मंत्री को उनके किए गए सारे घोटालों के लिए पार्टी ऑफिस से बाहर कर दिया गया है और उनके खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं, जिसमें उनके सारे काले कारनामे मौजूद हैं। किस तरह से उन्होंने घोटाले किए ये सब भी मौजूद है और कोर्ट ने शिक्षा मंत्री पर सीबीआई की कम्युनिटी जांच बैठाई है। मंत्री को सिर्फ अपनी सीट से ही नहीं बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है।
हर न्यूज चैनल में बस यही न्यूज चल रही थी और ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मंत्री का घर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकते। एक ही पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। मेरा नाम, मेरा रुतबा, सब कुछ चला गया। कैसे, किसने किया, ये सब मुझे उस इंसान का नाम जानना है। मेरे सामने उस इंसान को लेकर आओ जिसने ये सब किया है। मैं उस इंसान की जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने ये सब किया है। मंत्री गुस्से में ही चिल्लाकर बोला। सर, आप फिक्र मत करिए, 24 घंटे के अंदर उस इंसान की सारी डिटेल आपके सामने होगी जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, और फिर आप जो चाहे वो कर लेना। उस इंसान के साथ मंत्री का वफादार आदमी मंत्री से बोला। 24 घंटे, मुझे 24 घंटे में वो आदमी चाहिए जिसने ये सब किया है। मंत्री गुस्से में ही बोला। शौर्य का घर। जान, तुम ठीक हो? शौर्य जानवी को होश में आते हुए देखकर बोला। शौर्य जी, आपकी चाची ने ऐसा क्यों कहा? वो चाहती क्या है? जानवी रोते हुए ही शौर्य के सीने से लगकर बोली। तुम उस बात को लेकर इतनी सीरियस हो गई कि बेहोश हो पड़ी, साथ में बीपी लो कर लिया। तुम भी न जाने किन बातों को लेकर बैठी रहती हो। उस औरत ने जो भी कहा वो कभी भी नहीं होगा, ना ही हो पाएगा। तुम उस बात के बारे में इतना मत सोचो। शौर्य जानवी को समझाने की कोशिश करते हुए ही बोला। नहीं शौर्य जी, कभी भी किसी भी इंसान के सच्चे दिल से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती है, और उन्होंने तो इतना कुछ बोल दिया हमें। बहुत डर लग रहा है हमें, हमें सच में डर लग रहा है शौर्य जी। ये बोलते हुए ही जानवी बुरी तरह से डर चुकी थी। यार जानवी, तू भी ना कौन सी वाली बातें लेकर बैठ गई, और ये बद्दुआ लगनी भी होती तो अच्छे लोगों की लगेगी ना, उस जैसी बुरी औरत की नहीं जो तू इतना ज्यादा सोच रही है। तू सारी बातों को दिमाग से निकाल कर फेंक दे और आराम से खुश रह। वैसे भी तुझे खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। और तू भूल मत, तू इस समय अकेली नहीं, तेरे साथ ये बेबी भी है, तो तुझे अपना और बेबी दोनों का ख्याल भी तो रखना है ना, इसलिए सब कुछ भूल कर शांत होकर मेरे साथ मूवी देख रिया। जानवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तुम दोनों मूवी देखो, मैं तुम दोनों के लिए अभी पॉपकॉर्न लेकर आया। रिहान खुश होते हुए बोला। उन दोनों की बात सुनकर जानवी के होठों पर अब मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराने लगती है। जानवी को नॉर्मल होते हुए देखकर शौर्य भी अच्छा महसूस करता है। वो आज घर से ही ऑफिस का काम करने का सोचता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट रोहन को कॉल कर बोल देता है। आज वो ऑफिस नहीं आ रहा है, इसलिए वहां का सारा काम वो खुद ही संभाल ले, और जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक कोई भी उसे परेशान ना करे। रोहन भी हाँ में सर हिलाकर ओके बॉस इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तो जानवी भी अब पहले की तरह ही नॉर्मल होकर टीवी देख रही थी। सर, आपने जो कहा था आपका काम हो गया। मैंने पता किया है, आपके खिलाफ सारे सबूत पार्टी ऑफिस और कोर्ट तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल है। यहाँ तक कि सुनने में आया है वो इस शहर के टॉप 5 सबसे अमीर लोगों में से एक है। एक आदमी मंत्री को देखकर बोला। नाम क्या है उसका? मुझे उसका नाम जानना है। और ये कौन पैदा हो गया जिसकी दुश्मनी मुझसे है, और मुझे पता ही नहीं मेरी दुश्मनी किससे और किस लिए है। मंत्री हैरान होकर बोला। उसका नाम पहले शौर्य मलिक हुआ करता था, मगर उसने कुछ समय पहले ही अपना सरनेम मलिक से बदलकर गोयल रख लिया है। मंत्री का आदमी बोला। शौर्य मलिक? इस नाम को लेकर कुछ देर तक सोचने लगता है, याद करने की कोशिश करने लगता है। क्या सच में उसकी इस नाम के इंसान से कोई दुश्मनी है भी या नहीं? काफी देर सोचने के बाद जब उसे याद नहीं आता तो वो खुद से वापस से बोला। शौर्य गोयल? मुझे ये दोनों ही नाम याद नहीं आ रहे।
कि मेरी इस नाम के लड़के से कोई दुश्मनी भी हो सकती है या दुश्मनी है। मंत्री खुद से ही बोला, एक काम करो, इस शौर्य से एक मीटिंग फिक्स करो। इससे मिलकर ही सारी बात क्लियर होगी। आखिर ये शौर्य मलिक है कौन और इसकी दुश्मनी क्या है मुझसे। इतना बोलकर मंत्री गहरी सोच में डूब जाता है। ठीक है सर, मैं इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और ये पता लगाने की भी कोशिश करता हूँ आखिर बात क्या है, क्यों इसने आपके साथ ऐसा किया। इतना बोलकर मंत्री का आदमी वहां से चला जाता है। तुम जो कोई भी हो लड़के, मगर तुम नहीं जानते तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैंने इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए कितने ही लोगों को मारा था, कितने ही लोगों की लाशें बिछाई थी और उस कुर्सी को हासिल किया था। मगर तुमने तुमने एक ही पल में सब कुछ तबाह कर दिया। एक ही पल में मुझसे मेरी सारी मेहनत, सारे सपने, सब कुछ छीन लिए। ये तुमने ठीक नहीं किया लड़के, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझसे उलझने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मंत्री गुस्से से ही खुद से बातें करते हुए बोला, शौर्य जी, आज तो हम हॉस्पिटल जाने वाले थे ना, और देखो ना, सारा दिन निकल गया, अब रात भी हो गई और हम गए ही नहीं हॉस्पिटल। जानवी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, जानवी अभी सो जाओ, हम कल चल लेंगे। वैसे भी तुमने तो सारा दिन रिया के साथ मिलकर बस टीवी ही देखा है, इसलिए अब अपनी आंखों को आराम दो और सो जाओ। हम कल इस बारे में बात करेंगे। शौर्य जानवी पर कंबल डालते हुए बोला, पर हमें अभी नींद नहीं आ रही है शौर्य जी, अभी हमने जगना है और आपसे काफी सारी बातें करनी है और काफी सारा प्यार भी देना है आपको। जानवी मासूम सा फेस बनाकर बोली, बीबी सो जाओ, वरना मैं तुम्हें अपना डिनर बना लूंगा। शौर्य शरारती लहजे में बोला, ओके नो प्रॉब्लम। जानवी बेशर्मी के साथ बोली, यार हद है, लोग ऐसे ही लड़कों को बदनाम करते हैं, लड़के बेशरम होते हैं, मगर तुमने ना ये साबित कर दिया। लड़कों से ज्यादा तो तुम लड़कियां भी बेशरम हो और बोल्ड हो सकती हो। शौर्य अपना काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर बोला, अब आपको जो समझना है समझ लीजिए शौर्य जी, क्योंकि हम हद से ज्यादा बेशरम हो सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जानवी प्यार भरी नजरों से शौर्य को देखकर बोली, ओ मेरी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी वाइफ, अपनी इस बेशर्मी और रोमांस पर जरा कामा लगाओ और आराम करो। भूलो मत तुम प्रेग्नेंट हो और ये समय प्यार भरी बातें करने का नहीं, बल्कि आराम से खुद का और बेबी दोनों का ख्याल रखने का समय है। तो अब आराम करो और मुझे भी करने दो। शौर्य बेड पर अपनी साइड सोते हुए बोला, क्या सच में आपको सोना है? जानवी मुंह बनाकर बोली, हाँ ऑफ कोर्स जान, ठीक है फिर सो जाइए, हमें भी काफी नींद आ रही है। इतना बोलकर जानवी भी शौर्य के सीने पर सर छुपाकर ही सो जाती है। रिया का रूम। रिहान, क्या हमारा जाना जरूरी है? देखो ना, जानवी माँ बनने वाली है और शौर्य ऑफिस चला जाता है, और ऐसी हालत में जानवी को अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। किसी न किसी को तो जानवी के पास रुकना ही होगा ना। रिया मासूम सा फेस बनाकर बोली, हाँ बेबी डॉल, रुकना तो जरूरी है, मगर हम ज्यादा दिन तक यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। हमें जाना तो होगा ही ना, और ऐसे कैसे हम ज्यादा दिनों तक रुक सकते हैं यहाँ पर। रिहान रिया को समझाते हुए बोला, हाँ बेबी, बट मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर जानवी के साथ रहना है। इनफैक्ट तब तक तो मैं यहाँ पर से नहीं जाऊंगी जब तक बेबी नहीं आ जाता। और हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे यहाँ से नहीं जाना। और ये घर शौर्य का है, मतलब हमारा भी हक है यहाँ पर रुकने का, क्योंकि हम शौर्य के दोस्त हैं। और हम अभी रुक लेते हैं, जब मैं प्रेग्नेंट रहूंगी तब हम शौर्य और जानवी दोनों को अपने पास बुला लेंगे। अपने घर में हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है रिहान, अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है मेरी माँ, मैं नहीं जा रहा, तुम रह लो जानवी भाभी के साथ, मगर तुम अपनी सारी गंदी आदत उन्हें मत लगा देना, समझी? रिहान हंसते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, पहली बात, मैं तुम्हारी माँ नहीं बीबी हूँ,
और दूसरी बात, मेरे अंदर कोई गंदी आदत नहीं है, तो अगली बार सोच समझकर बोलना, वरना रूम से बाहर निकाल दूंगी। रिया मुंह बनाकर बोली। ओ, तो क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? रिहान रिया के करीब जाते हुए बोला। देखो, तुम मुझे बहकाओ नहीं, समझे, वरना ठीक नहीं होगा। और अगर बहकना ही है तो फिर एक काम करो, मुझे भी एक छोटा सा बेबी दो, ताकि जानवी और मेरे बच्चे में ज्यादा एज गैप ना रहे। रिया मुस्कुराकर बोली। ओके बेबी डॉल, अब मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। इतना बोलते ही रिहान रिया को अपनी बाहों में भर लेता है। सर, आपसे मिलने मंत्री आया है और वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। क्या करना है? उन्हें अंदर बुलाना है या वापस भेज देना है? रोहन शौर्य को देखकर बोला। मंत्री, वो यहाँ पर आया है। शौर्य अपने होठों पर डेविल चमक लिए हुए ही बोला। यस बॉस, लगता है उसे पता चल चुका है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। रोहन वापस से बोला। ठीक है, उसे 2 घंटे बाद केबिन में भेज देना। शौर्य बिना किसी भाव के बोला। ओके सर। इतना बोल रोहन वहां से चला जाता है। मंत्री, तो तुम आ ही गए मेरे पास मुझसे मिलने। मुझे पता था तुम आओगे जरूर, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। मगर अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए यहाँ पर। चलो तुमसे मिल लिया जाए। वैसे भी तुम्हारे बेटे से मुलाकात तो होने ही वाली है, पर उससे पहले तुम ही मिल लो। शौर्य खुद से बातें करते हुए बोला। वेटिंग एरिया। सर, अभी बॉस अपनी एक जरूरी मीटिंग में है। वो जैसे ही मीटिंग से फ्री होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रोहन मंत्री को देख उसके पास आकर बोला। ठीक है, वैसे कितना समय लगेगा मीटिंग में? मंत्री हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखकर बोला। करीब 2 घंटे लग जाएंगे सर, रोहन बोला और वहां से चला जाता है अपना काम करने। रोहन के वहां से जाते ही मंत्री खुद से बातें करते हुए ही बोला। आज तक मैंने लोगों को इंतजार करवाया और आज मुझे खुद किसी का इंतजार करना पड़ रहा है। कुर्सी गई नहीं कि मेरी बुरी किस्मत शुरू हो गई। सब कुछ इस लड़के के कारण हुआ। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने पहले मेरे खिलाफ सबूत दिए कोर्ट में और अब इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इतना बोलकर मंत्री कुछ शांत सा हो जाता है। कुछ देर शांत रहने के बाद वो खुद से ही वापस बोला। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब समय ठीक ना हो तो शांत रहने में ही भलाई है, वरना नुकसान अपना खुद का ही होता है। इतना बोल मंत्री इंतजार करने लगता है, क्योंकि इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी कर नहीं सकता था। और कब 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। शौर्य अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी डोर पर नॉक की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर शौर्य बिना नजरें उठाए ही, बिना कोई जवाब दिए ही बेल बजा देता है, जिसे सुनकर बाहर से एक आदमी अंदर आता है और अंदर आते ही बोल पड़ा। तो तुम हो शौर्य गोयल, जिसकी वजह से मेरी कुर्सी गई। मंत्री गुस्से में ही शौर्य को घूरते हुए ही बोला। अपने सामने किसी और की आवाज सुनकर शौर्य अपनी उंगलियों को विराम देता है और नजरें उठाकर सामने देखता है जहां पर मंत्री खड़ा था, जिसे देखकर शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए हैं, बल्कि उसके एक्सप्रेशन ठंडे ही होते हैं। मंत्री खुद ही सामने लगी चेयर पर बैठकर बोला। मुझे नहीं लगता हमारी कोई भी दुश्मनी है या हम पहले कभी मिले हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम उन लोगों में से हो जिनके माँ बाप या परिवार वालों को मैंने मारा है? बताओ, क्या तुम उन्हीं मरे हुए लोगों के परिवार वालों में से हो जो अब मुझसे बदला लेना चाहते हो? मंत्री शौर्य को घूरते हुए ही बोला। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और कौन नहीं, मगर तुम खुद ये बात अच्छी तरह से जानते हो तुम कितने बड़े मक्कार और क्रिमिनल हो। और मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, पर इसमें तुम्हारा नुकसान हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? शौर्य मंत्री का मजाक बनाते हुए बोला। तुमने ये ठीक नहीं किया लड़के, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी।
बहुत ही महंगा पड़ेगा तुम्हें मुझसे उलझना। मंत्री गुस्से में चिल्लाया। मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं है, तुम देख लो आराम से, पर तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। जो बोलना है बोल लो, सुनना है सुन लो, मगर एक बात याद रखो, 5 मिनट खत्म होते ही तुम यहाँ से बाहर हो जाओगे। शौर्य बिना किसी भाव के बोला। इतनी अकड़ है तुम में, खुद को समझते क्या हो जो इतनी अकड़ दिखा रहे हो? लड़के, तुम मेरे लिए किसी चींटी के समान हो, जिसे मैं चाहूं तो मसल सकता हूं और जब चाहूं कैद कर सकता हूं, पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ना ही बिगाड़ पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें तुम मुझसे माफी मांगो और ये बोलो जो भी सबूत मेरे खिलाफ मिले हैं वो सारे ही झूठे और नकली हैं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या करोगे? शौर्य शैतानी चमक के साथ बोला। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? मंत्री गुस्से में चिल्लाया। जो करना है तुम्हें बेशक करो, मगर मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी तरह खाली फिली नहीं हूं मैं, जो तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। निकलो यहां से, इज्जत के साथ या धक्के मारकर निकालो, खुद डिसाइड कर लो। शौर्य बेहद ही गुस्से में चिल्लाया। शौर्य मलिक, देख लूंगा तुझे मैं, और अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। मंत्री जोर से चिल्लाकर बोला। गेट आउट फ्रॉम हियर। शौर्य भी गुस्से में चिल्लाया। शौर्य की बात सुनकर मंत्री वहां से बाहर चला जाता है और बाहर जाते हुए ही खुद से बोला, इस लड़के की इतनी मजाल, मुझे शिक्षा मंत्री को धमकी दे। इसे तो मैं देख लूंगा, इसकी सांसें ना बंद कर दी मैंने तो मेरा नाम भी शिक्षा मंत्री नहीं। इतना बोल मंत्री ऑफिस से बाहर निकलते हुए ही किसी को कॉल कर बोला, किसी का नाम और फोटो दे रहा हूं। आज ही इस इंसान की जान चली जानी चाहिए, और सिर्फ जान ही नहीं बल्कि उसे ऐसी मौत देना जिसे मिलने के बाद वो कभी भी मेरा नाम न भूल सके और हमेशा मुझे मरने के बाद भी याद रखे। ये शौर्य जी अभी तक आए क्यों नहीं? जानवी परेशान सी होती हुई बोली। आ जाएंगे, शायद ट्रैफिक में फंस गया हो या रास्ते में होगा, आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो जानवी, वैसे भी इस हालत में ज्यादा फिक्र करना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। भूलो मत तुम प्रेग्नेंट हो, रिया जानवी को समझाते हुए बोली। रोज शौर्य जी 8 बजे घर आ जाते हैं, मगर आज वो घर नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है, मैं क्या करूं रिया? जानवी कुछ परेशान सी बोली। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जानवी बेचैन सी होते हुए बोली। रिलैक्स, सब ठीक है, तू खामखा ज्यादा सोच रही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कॉल करती हूँ शौर्य को, देखना वो यही बोलेगा, मैं आ रहा हूँ रिया। शौर्य का नंबर डायल करते हुए बोली। शौर्य इस समय कार में बैठा हुआ था और वो स्टॉक मार्केट की न्यूज देख रहा था। मोबाइल में तभी उसका रिंग करता है और ये कॉल रिया का था। कॉल ये रिया का था, जिसे देखकर शौर्य कॉल रिसीव कर बोला, आ रहा हूँ बाबा घर, रास्ते में ही हूँ, तो जान से बोलो, परेशान ना हो। इतना बोलकर शौर्य कॉल कट कर देता है और वापस से न्यूज देखने लगता है। तभी एक तेज गोली चलने की आवाज शौर्य के कानों में पड़ती है, और जैसे ही वो गोली चलती है ठीक वैसे ही शौर्य की आंखें हैरान हो जाती है और वह मोबाइल बंद कर बाहर की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे गुंडे हाथों में बंदूक लिए गोली चला रहे थे, मगर सारी कार बुलेट प्रूफ थी, जिस वजह से उन गोलियों का असर उन कारों पर नहीं होता है। मगर शौर्य को समझते देर नहीं लगती, जरूर ये सब मंत्री का किया धरा है, जिसे समझकर शौर्य के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ ही बाहर की तरफ देखते हुए खुद से ही बोला, लगता है मंत्री तुझे मरने की बहुत ही जल्दी पड़ी है, तभी तो तू ये सब कर रहा है, वो भी इन सड़क छाप गुंडों को भेजकर। तुझे क्या लगा मुझे मार देगा? तू पूरी तरह से गलत है। मुझे शौर्य गोयल को मारना इतना आसान नहीं है।
और इन सड़क छाप गुंडों के बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। इतना बोलकर वह मुस्कुराया और बाहर देखा, जहां पर सारे गुंडे जमीन पर पड़े दम तोड़ चुके थे, क्योंकि शौर्य के वेल ट्रेन गार्ड के आगे इन गुंडों का कोई मुकाबला ही नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, सुन लो, शौर्य आ रहा है। शौर्य तो आ रहा है, मगर ये रिहान कहाँ पर रह गया? आने दे, इसकी तो जमकर पिटाई लगाने वाली हूँ आज मैं। रिया अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करते हुए बोली, मैं तो धन्य ही हो गया इतनी अच्छी बीबी को पाकर, जो मेरे पीठ पीछे मुझे पीटने की बात कर रही है। दरवाजे पर खड़ा रिहान अपना मुंह बनाकर बोला, शुक्र मनाओ पीटने की सिर्फ बात की है, सच में पीटा नहीं है। अगर पीट देती तो भरता ही बन जाता तुम्हारा, वो भी बैंगन का भरता। रिया मुंह बनाकर बोली, मुझे तो बैंगन का भरता पसंद है, पर बैंगन की सब्जी नहीं, इसलिए मैं भरता खा लूंगा। तुम किचन में जाकर मेरे लिए बना सकती हो। रिहान बड़ी ही चालाकी के साथ बोला, मैं तुम्हें देख लूंगी। रिया गुस्से से पैर पटक कर बोली, रोज तो देखती हो बेड पर, और कितना देखोगी? रिहान शरारती अंदाज में बोला, रिहान। रिया जोर से चिल्लाई, रिया। रिहान रिया की नकल करते हुए बोला। जानवी जो वहीं पर खड़ी थी, उसका चेहरा शर्म से भर जाता है उन दोनों की बातों को सुनकर। जानवी को तो लगता था वो खुद ही बेशर्म है, मगर आज उसे पता चल रहा है दुनिया में उससे भी ज्यादा बेशर्म लोग मौजूद हैं। शर्म के कारण वो वहां से जाने लगती है। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जानवी डोर की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे से शौर्य भी अंदर आता है। आप ठीक हो शौर्य जी? जानवी सीधे शौर्य के गले लगकर बोली, हाँ जान, मैं ठीक हूँ, और मुझे क्या होगा जब मेरी प्यारी सी बीबी मेरे साथ और मेरे पास है। इतना बोलकर वो जानवी के माथे को चूम लेता है। मंत्री का घर कैसे कैसे बच गया वो? कैसे? मेरे सारे गुंडे मारे गए और शौर्य का बाल भी बांका नहीं हो पाया? ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री गुस्से से ही चिल्लाया, मुझे उस लड़के की लाश देखनी है। मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसने मुझे चैलेंज किया है। ठीक है, एक बार बच गया, मगर हर बार नहीं बच पाएगा। ना ही उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो पाएगी कि वो बच पाए। इस बार मैं सड़क छाप गुंडे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल किलर हायर करूंगा, जो अपना काम ऐसे कर जाए किसी को भी पता न चले। मैं इस शौर्य को बर्बाद कर देना चाहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मंत्री जोरों से चिल्लाते हुए ही बोला, सर, क्या हम किसी को हायर करने वाले हैं? मंत्री का आदमी बोला, किसी इंटरनेशनल किलर को हायर करो, जो एक ही बार में उस शौर्य का खेल खत्म कर दे। मंत्री अपने आदमी को देखकर बोला, ठीक है सर, काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। मेरी नजर में एक इंसान है ऐसा, जो पलंग झपकते ही सामने वाले की जान कब निकाल ले, उस इंसान को खुद भी पता न चले। मंत्री का आदमी बोला, ठीक है, करो जो करना है, मगर करो जल्दी करना, क्योंकि अब मैं और उस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं बस उसकी जान जाते देखना चाहता हूँ। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।